Hi everyone. How are you? Good afternoon. I know this is the time which is like not for your lectures and all those things, and you guys must be exhausted. So what I'll do is I'll just quickly finish the law of sale of goods, and हम लोग आधे घंटे में ये टॉपिक क्विकली फिनिश कर लेते हैं, एंड द न्यू टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट क्लास. हमारी कल भी क्लास नहीं हुई थी और आज भी हमारा सेमिनार की वजह से क्लास नहीं हो पाई, बिकॉज एट द सेम टाइम द सेमिनार वाज देयर टुडे. So I'm going to just finish that lecture which was going on with us. I'm going to share the screen with you guys. I hope I am audible to everyone, and the screen is also visible to everybody. सो लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, हमने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया था. आप लोगों को मेरी स्क्रीन आई होप दिख रही है क्लियरली. प्लीज समबडी रिप्लाई. देयर आर 5 स्टूडेंट्स ओनली. प्लीज कंफर्म मी अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियरली दिख रही है तो. यस मैम, शो हो रही है. ग्रेट. ओके, तो हमने ये मीनिंग एंड एवरीथिंग जो था हमारा डेफिनेशन वो हमने कवर कर लिया था. एसेंशियल्स हम कवर कर लेते हैं अभी आज के लेक्चर में, कि जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में या थर्ड यूनिट में भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे, कि फर्स्ट यूनिट में हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, या फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी पढ़ा है, या जो भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ एसेंशियल चीजें हैं. सो दो आर कॉल्ड द एसेंशियल एलिमेंट्स. अगर वो चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. सो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? All the requirements of a valid contract such as फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं ऑलरेडी. ये सारी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए चाहिए होती हैं. नाउ इफ वी जस्ट सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज आर दी एसेंशियल्स ऑफ सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली जो हम कॉन्ट्रैक्ट सेल के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए एसेंशियल क्या क्या चीजें हैं वो हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, या इस पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट्स में. जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो ये था कि दो पार्टीज होनी चाहिए, कम से कम फ्री कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए. उसके अलावा म्यूचुअल कंसेंट के अलावा कंसिडरेशन कुछ होना चाहिए, कि कुछ अमाउंट अगर किसी को लॉस है तो दूसरे पर्सन को कंसिडरेशन में कुछ अमाउंट, क्या फिगर मिलेगा, समथिंग लाइक दैट. दोज ऑल थिंग्स वर लाइक द एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो इन द सेम फैशन व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट तो हम बात कर रहे हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होगा. पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एसेंशियल चीजें हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो सारे सेल वाले में भी होने चाहिए. और सेल के कुछ अलग से भी स्पेशल एलिमेंट्स हैं जो कि एसेंशियल्स, जिन्हें हम समझते हैं कि अगर वो हैं तो ही सेल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज सेल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा. तो उसमें क्या होगा, दो पार्टीज होनी चाहिए. पहली चीज तो दो पार्टी होंगी होंगी. सेल जब हो रही है किसी भी चीज की, कोई भी चीज जब बेची जा रही है तो कोई खरीदार भी होगा. when something is to be sold, there has to be some buyer. सो टू पार्टीज वुड बी, एक तो सेलर होगा जो बेचेगा, नेक्स्ट वुड बी दी बायर. सो दो पार्टीज कौन सी हो गई सेल कॉन्ट्रैक्ट में? टू पार्ट, जो दो पार्टीज हैं वो कौन सी हो गई, सेलर एंड बायर. मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ, उसको बेचती हूँ, तो आई एम दी सेलर. ठीक है. या एक मेरी रिटेल शॉप है, मैं रिटेल शॉप पे बैठती हूँ, अपना को सामान बेचती हूँ, कुछ करती हूँ, तो आई एम दी सेलर. बायर वो कस्टमर्स होंगे, डायरेक्ट कस्टमर्स, जो अब मुझसे प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको या तो यूज कर सकेंगे या फर्दर आगे अपने बिजनेस के लिए भी वो बेच सकते हैं. बायर कैन बी एनीबडी. रिटेलर भी एक बायर हो सकता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से खरीदा होलसेलर ने, तो वो उस टाइम पे होलसेलर बायर बन गया और सेलर था मैन्युफैक्चरर. अब आगे होलसेलर उसमें अपना मार्जिन थोड़ा सा जोड़ता है, पैसे पे, जितने पैसे पे उसने खरीदा मैन्युफैक्चरर से, अपने मार्जिन के साथ वो आगे रिटेलर्स को बेचता है.
तो उस केस में रिटेलर बायर हो गया, होलसेलर सेलर हो गया। जब वो चीज रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर को जाती है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, तो वो कंज्यूमर जो है वहां पे बायर बन गया और सेलर हो गया, ये पर्सन, दूसरा पर्सन जो कि रिटेलर है, ठीक है। तो लेकिन सेल जब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो दो पार्टीज होनी जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। एक बेचेगा जो कि ओनर होगा उस चीज का, दूसरा है जो ओनरशिप लेना चाहता है, वो बायर होगा। वो कोई भी चीज हो सकती है, इट कैन बी अ गुड, सपोज एक प्रॉपर्टी ही है, एक प्रॉपर्टी है जो कि मेरी प्रॉपर्टी है, सपोज मेरे पास एक लैंड है या घर है या कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो मैं बेचना चाहती हूँ, तो मैं एक बायर को ढूंढूंगी और खुद सेलर बन के उसको एक तरह से बायर को जो इंटरेस्टेड है मेरी उस प्रॉपर्टी का ओनर बनेगा, जिसकी ओनर अभी मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन एग्जाम्पल यू कैन से, कि अगर एक पर्सन ओनर है ए और बी उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी है, सो बी विल बिकम द बायर, एंड आफ्टर बाइंग सेल ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ गुड हैज टू पास, एक बंदे से दूसरे, अगर जब सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और चीज बिक गई, तो बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर को जिसने खरीद लिया। अब सेलर का, जिसने बेचा था, उसका कोई रोल नहीं है। सपोज अगर एक सेलर है, उसने किसी दूसरे पर्सन को अपना घर बेच दिया या लैंड बेच दी या कुछ भी करा, और एक पैसा कंसिडरेशन जिस अमाउंट पर वो बिका, कंसिडरेशन कुछ एक अमाउंट है, पैसा जिससे वो बिका, वो पैसा आपने ले लिया एज दी सेलर। उसके बाद अब आपका उस पर्टिकुलर जगह पे कोई हक नहीं रह गया। आप ये नहीं कह सकते कि ये 20 साल से मेरी जमीन थी, या ये 20 साल से मेरे खेत थे, या ये मेरा घर 20 साल से था, 50 साल से था, वट वो था, वो था। सेल के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना और सेलर का उस पर कोई हक ना रह जाना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट। सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई भाई, अब आपने बेच दिया, या तो आपको पहले सोचना था, आपको बेचना ही नहीं था, बेच दिया, अब दूसरा पर्सन ओनर बन गया है, अब उसकी मर्जी से जो कुछ होगा वो होगा उस प्रॉपर्टी पे या उस गुड पे, कोई भी हो, प्रॉपर्टी हो सकती है, वो गुड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, पहला एलिमेंट। सेकंड इज गुड, कुछ बिकेगा तो वो क्या होगा, दैट गुड, उस चीज को हम गुड समझ रहे हैं कि कुछ चीज बिकेगी जरूर, एज पर दी यू कैन से सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट। कुछ ना कुछ चीज जो है इन द फॉर्म ऑफ गुड विल बी ट्रांसफर टू द अदर पर्सन। There must be some goods as a subject matter. Goods must be one which is defined as goods. Goods का भी एक definition दिया हुआ है इस particular act में, जिसको कि हम समझेंगे कि ये सारी चीजें good consider हो सकती हैं। वो good कुछ भी हो सकता है। एक physical कोई product जो tangible product जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। स्टॉक हो गया, कोई गेहूं हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, ठीक है। कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप खरीदना चाहते हैं और आपकी जरूरत है और उसके लिए आप रेडी हैं कुछ प्राइस देने के लिए भी कंसिडरेशन, तो वो कुछ एक गुड होना भी जरूरी है। गुड नहीं होगा तो बिकेगा क्या, मतलब कोई भी चीज जो हम बेच रहे हैं दैट हैज टू बी सोल्ड, तो वो प्रॉपर उसका प्रेजेंस होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So for example, A agreed to sell B wheat crops which is grown in his field. अपने खेतों में उसने कुछ गेहूं उगाए, ठीक है, कुछ गेहूं उगाए एक पर्सन ए ने, और दूसरे पर्सन बी को उसने बेचने हैं। ए एंड बी अग्रीड दैट बी मे कट द क्रॉप दैट कैन टेक अवे फॉर अपॉन द पेमेंट ऑफ द प्राइस। अब कुछ भी एक ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है कि ठीक है, मैं बेच रहा हूं आपको अपने गेहूं, तो आप ये गेहूं मेरे खेतों से या मेरे गोडाउन से या मेरी दुकान से, जहां पर भी हम बेचने का एक हमारा जो जरिया है, जो जगह है जहां पर बिकेगा, वो सामान हम बेच सकते हैं और आप ये चीज मेरी ले जा सकते हैं और मुझे इतना पैसा इसके अगेंस्ट दे सकते हैं। तो गुड हैज टू बी देयर, कुछ होना भी चाहिए। सिर्फ दो पार्टीज होना जरूरी नहीं है, एक सेलर है एक बायर है, लेकिन किस चीज का है, तो वो चीज इज गुड, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज वन ऑफ द एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की ओनरशिप ट्रांसफर जरूर होगी, यानी कि अब जो ओनर था एक प्रोडक्ट का या एक गुड का, जिसके जिसके बारे में बेचने की बात हो रही है या जो चीज बेची जा रही है, वो दूसरे पर्सन को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कि वो पूरा पैसा जैसा अग्री हुआ है सेलर से वैसे ही पैसा आप उसको दे रहे हो, उतने टाइम में भी दे रहे हो और उतना पैसा दे रहे हो।
तभी वो गुड आपने खरीद लिया और अब आपका हो गया है वो, चाहे वो कोई खाने का सामान हो, कंजम्पशन का सामान हो, यूज करने का सामान हो, रहने का कोई लैंड जमीन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट्स में लोग अपने शेयर भी बेच देते हैं, अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, बहुत सारी चीजें बेच देते हैं, तो वो सब चीजें भी जैसे ही बेच दिया आपका हो गया। अब उसके बाद उसका प्राइस बढ़ता है, कम होता है, लॉस होता है, कुछ भी होता है ना। एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। हेलो, हाँ सॉरी। सो ठीक है, ये मेन एलिमेंट्स यही थे कि भाई दो पार्टीज होंगी, दोनों पार्टीज कुछ खरीदेंगी तो वो क्या है, गुड्स हैं। और अगर खरीदेगा, एक खरीदेगा दूसरा बेचेगा, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी जरूर हो जाएगा, यानी कि ओनरशिप का मतलब उस चीज का मालिक अब वो बन गया। जस्ट अ मिनट, एक टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। हमने हमारे जो यूनिट है नेक्स्ट, ये एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं इसमें सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। इसको आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करके अपनी लैंग्वेज में चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल का वो हो ही नहीं सकता, सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में जो आया, उससे पहले जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम अभी तक पढ़ रहे थे सेल वाला, वो पहले ही स्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, सो बेसिक या ये कि एक उसमें बाद में मॉडिफिकेशंस हो गए, ऐसा कुछ भी आप समझ सकते हैं। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में बना था, जिसमें कि बहुत पुराने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और हमने दो चीजें हमारे सिलेबस में है, वारंटी और कंडीशन, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था नीचे जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं, कंडीशनल स्टिपुलेशन और इन दोनों का डिफरेंस। ये दो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, कंडीशन एंड वारंटी की क्या कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की में, क्या कंडीशन किस चीज को बोलते हैं, और वारंटी क्या हेल्प करती है, वारंटी की क्या मीनिंग है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम कवर कर चुके हैं। बट इन डिटेल आई अगेन हैव टू कम बैक टू यू फॉर विद द कंडीशंस एंड द वारंटी। कंडीशन बेसिकली क्या होता है, टर्म है जिसमें कि अग्रीमेंट ऑफ सेल में हम बायर और सेलर इन दोनों के ऊपर हम कुछ ना कुछ एक कंडीशन इम्प्लाई कर रहे हैं। तो वो दो तरह से हो सकती है। कंडीशन कैन ईदर बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड, दो तरह से हो सकती है, एक्सप्रेस्ड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस्ड कंडीशन का मतलब हो गया, द टर्म डिफाइंस दिस स्टेटमेंट एज अ कंडीशन विच सेज दैट समथिंग शुड एग्जिस्ट और शुड बी देयर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस करना हमें समझ में आता है, एक्सप्रेस करने से कि हम कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई चीज कुछ दूसरे को हम कुछ फुलफिल करने की हम कोशिश करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन। So expressed condition is in the same manner, that way it is very imperative term basically, जिसमें कि ये चीज है कि कोई भी चीज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या हम कुछ चीज को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पर हम एक्सप्रेस कंडीशन लगाएंगे या एक्सप्रेस कंडीशन उसको समझेंगे, या इम्प्लाइड कंडीशन होगा। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर आर सेवरल कंडीशंस व्हिच आर इम्प्लाइड टू द पार्टीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल। इम्प्लाइड का मतलब उसके ऊपर इम्पोज हो जाना एक तरह से। एक्सप्रेस इज समथिंग टू एक्सप्रेस, इम्प्लाइड इज समथिंग टू गेट इम्पोज्ड। इम्प्लाइड कंडीशंस में एक ये भी चीज हम कंसिडर कर सकते हैं, दो चार कंडीशंस ये कि एक पर्सन के पास टाइटल होना चाहिए बेचने का, ठीक है। दूसरी, वो कई सारी कंडीशंस बता रहा है कि इस कंडीशन को इस तरह से लीजिएगा, इस प्रोडक्ट को इस तरह से यूज करें, इजी टू यूज है, इसको हैंडल इस तरह से करें, इसको यहाँ पे इस टेम्परेचर पे रखें या इस मोड पे रखें, वट एवर, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ दी बच्चे, चिल्ड्रन, वट एवर, ये सारी कंडीशन है। तो कुछ है इम्प्लाइड कंडीशन जो ऑटोमेटिकली इम्पोज रहती है, और कुछ है हमारी, यानी कि अगर कंडीशन के बारे में आपको आ रहा है तो आप ये दोनों चीजों के बारे में बताओ कि देयर आर लाइक एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड, बोथ द कंडीशंस आर देयर। ठीक है, इन डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17, these 2-3 sections are talking about the conditions
इन दी कंडीशंस के जो दोनों कंडीशंस हैं इनके बारे में बात हो रही है अबाउट द सेल एक्ट। देखिए जैसे कि कंडीशंस में का एक अगर हम एग्जांपल ले भी लें तो जैसे कि सपोज अ कार कंपनी सोल्ड द कार इन विच द आउटर बॉडी इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम बाय सैंपल सेल। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैंने आपको बताया सैंपल सेलिंग करते हैं ना लोग, सैंपल देते हैं, जिस चीज का सैंपल दे दिया, जिस क्वालिटी का सैंपल दे दिया, जिस जिस एलिमेंट का सैंपल था, सैंपल में जो भी चीज आपने देके कस्टमर को बताया कि देखिए ये हमारे प्रोडक्ट का सैंपल है, इस तरह से हम आपको देंगे प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट देंगे, उसका प्राइस ये होगा। तो जो सैंपल में दे दिया एग्जैक्ट प्रोडक्ट वही होना चाहिए, वही होगा फॉर श्योर। अगर किसी ने आपको बताया गाड़ी दी है कुछ एल्युमिनियम की बना के सैंपल में और बाद में आपको स्टील की बनाकर दे दी, तो फिर आप अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। ये कंडीशन हो गई, कंडीशन, एक एग्जाम्पल, कंडीशन समझ में आ गया आपको। आपने कहा कि भाई हम एल्युमिनियम की गाड़ी बनाकर देते हैं या ये देते हैं, इस क्वालिटी की देते हैं, इस कलर की देते हैं, इतनी थिकनेस होती है, इतनी थिन होती है गाड़ी, व्हाटएवर, जो भी चीज आपने सैंपल में दिखा दी और हमें सैंपल में देखने के बाद वो चीज पसंद आ गई और हमने बोला हाँ ठीक है हम इसको खरीदेंगे, आप हमारे लिए ऑर्डर ले लो, फिर आपको उसी क्वालिटी की वो चीज अगर कंपनी दे रही है या सेलर दे रहा है तो ही आप खरीदोगे। और अगर उसने आपसे पैसे ले लिए और आपको लेटर ऑन भी पता चलता है कि इसने हमें सैंपल में ये दिखाया था, ये क्वालिटी दिखाया था, ये सब कुछ था और हमें एक्चुअल में जो सेल किया वो दूसरी चीज है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अगेंस्ट जाके आप उसको बेसिकली कोर्ट के अंदर स्यू कर सकते हैं या अपना कॉम्पेंसेशन या जो भी चीज आपको लगता है डैमेज अपना क्लेम कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज वारंटी? वारंटीज जैसे कि हमें पढ़ा है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मैं कि वारंटी क्या होता है। व्हेनेवर वी बाय एनी प्रोडक्ट सो द सेलर बेसिकली in order to provide some safeguard और in order to safeguard the consumer या उसका कुछ हद तक उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एटलीस्ट उसको कुछ ये सेफ्टी सिक्योरिटी करने के लिए कि जो जो यूज करेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट और यानी कि टेक्निकल कोई इशू आ जाता है या कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अनअवॉइडेबल है किसी भी प्रोडक्ट के साथ आ सकती है, जैसे कंप्यूटर है, टेक्निकल इशू आ गया, वाईफाई चल रहा है, हम फोन यूज कर रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क चला गया आ गया, तो ये सारे टेक्निकल इश्यूज जो कि अनअवॉइडेबल हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, हो सकता है नहीं भी आए बट कभी भी आ भी सकता है। तो वो सारी चीजें जो कि इस तरह से कस्टमर को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो सब चीजों को वारंटी को कंट्रोल करना बेसिकली है ना, कंट्रोल करना इज बेसिकली कि हम वारंटी के अंदर, वारंटी के साथ बेसिकली अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं कि कल को कुछ भी चीज होती है, कोई इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, सो बेसिकली वी आर देयर टू हेल्प यू। हम शायद आपको पूरा फ्री रिप्लेसमेंट ना करके दे पाए या फ्री न्यू प्रोडक्ट ना दे पाए या फ्री एग्जैक्टली सेम सेम चीज हम आपको ना दे पाए, जैसे सैंपल जो हमने दिखाया था या हमने आपको जो प्रोडक्ट बेचा है जिसके लिए पैसे दिए वो एग्जैक्टली ना भी दे पाए, बट समहाउ वी वुड बी एबल टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू, कि जो प्रॉब्लम आई है एटलीस्ट हम उसको शायद रिजॉल्व कर दें, और ये थोड़ा टाइम पीरियड के लिए होती है। नाउ काइंड्स ऑफ वारंटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आ गया, जैसे कि कंडीशंस में आता है कि क्या चीज को हम एक्सप्रेस्ड वारंटी क्या है, इन दिस द वारंटी जनरली बोथ द पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वारंटी इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज एक्सप्रेसली। एक्सप्रेस करने से मतलब दोनों का जो मीनिंग है ना, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर्ड, ये दोनों वर्ड आप लगा दीजिए कंडीशन में या वारंटी में तो वो टाइप ऑफ वो सेम चीज बन जाती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वारंटी, सो एक्सप्रेस्ड वारंटी यानी कि अगर हम कोई चीज ऐसी जो दोनों पार्टीज एक्सप्रेस कर रही हैं, इम्प्लाइड यानी कि इम्पोज, जबरदस्ती वो चीज उन पर आ ही रही है, तो इम्प्लाइड वारंटी होगी। इन दिस टाइप ऑफ वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ वारंटी द पार्टी जनरली assumes that the warranties have been incorporated at the time of the contract of sales. Now the warranties which are implied are not specifically mentioned in the contract. मतलब जैसे कि इम्प्लाइड जनरली होता है ना, इम्प्लॉयड कंडीशंस भी या इम्प्लाइड वारंटी भी टाइम के हिसाब से होती है। आज टाइम कैसा है, मे बी आज हम जब बेच रहे हैं तो चीजें इस तरह की हैं, कल को या 1 साल बाद 2 साल बाद चीजें कुछ और चेंज हो गई, जैसे टाइम के हिसाब से टाइम कुछ चेंज हो गया, सेम टाइम नहीं रहा, सेम कंडीशन नहीं रही, उस टाइम के हिसाब से क्या कंडीशन और वारंटी लगेगी वो हमें बेसिकली इम्प्लाइड से पता चलता है, इम्प्लाइड वारंटी से या इम्प्लाइड कंडीशन से, ठीक है। विच इज लाइक नॉट, विच इज नॉट मेंशन, चाहे वो इम्प्लाइड कंडीशंस हो चाहे वो इम्प्लॉयड वारंटी हो, पेपर पे कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन नहीं होता बट हो जाता है। जैसे कि सपोज किसी पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो गया कि
कोई प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और वो कल को उसमें कुछ डैमेज हो गया, इतना ज्यादा कुछ डैमेज हो गया कि बाहर भी किसी पर्सन को डैमेज हो गया, सपोज कोई फ्रिज है, टीवी है, वो उसमें ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, कुछ ऐसा हो गया, फोन्स भी आपने सुना होगा कभी कुछ की ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो वो हो गया इम्प्लाइड चीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिख कर नहीं देता कि अगर फोन कभी हमारा ऐसा हो जाएगा, अगर कोई ऐसा लिख कर देगा तो हम वो शायद बिल्कुल खरीदेंगे नहीं प्रोडक्ट को, है ना। तो इम्प्लाइड वो चीजें होगी जो फ्यूचर में आ सकती हैं, हमारे पास सेल कॉन्ट्रैक्ट में हमने मेंशन करके नहीं ली है, सेलर ने भी नहीं दी, हमने भी नहीं ली, एज अ बायर हमने भी नहीं ली, ठीक है। सो दोज आर इम्प्लाइड, जो फ्यूचर में आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। Now these are certain you can say kinds of warranty. These are the following implied warranties. अब implied warranties मैंने आपको बताया जो कंडीशन के साथ, जो टाइम के साथ आ सकती हैं, जो आपको विद द परचेज और द सेल ऑफ एनी गुड के साथ नहीं आ रही है, बट इम्प्लाइड है, ठीक है, इम्पोज्ड वारंटी as to undisturbed possession. Now, in this section 14, subsection 2, the information that the buyer shall enjoy the uninterrupted possession of the goods which comes under the implied warranty. As a matter of fact, if the buyer have got the possession of the good is later disturbed at any point, he can sue. यानी कि अनडिस्टर्ब पोजेशन, अब जैसे ये वारंटी है, अब पोजेशन का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे को कोई चीज मिल गई, मैं जिस चीज की ओनर बन गई, चाहे वो लैंड हो, घर हो, कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, उसके बाद अगर वो सेलर जिसने मुझे बेचा है वो आकर कहता है कि तो मेरी चीज थी और मैं आपको ये चीज नहीं लेने दूंगा, या मुझे वापस करो, या मैं नहीं बेचना चाहता था, या मैंने गलती से बेच दी, कुछ भी ऐसा, है ना। तो अब आप इसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब पोजेशन, यानी कि अगर अगर आप मुझे आकर मेरे पोजेशन लिए हुए चीज को, मेरे घर को, मेरे सामान को जो मैंने खरीदा है आपसे, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो फिर आई कैन स्यू यू। स्यू का मतलब द बायर कैन स्यू द सेलर कि इसने मुझे सामान इतने में दिया था, ये देखो जी प्रूफ, मैंने इसको ये पैसा दिया था, ये हमारा सेल एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक है आप मुझे इतना पैसा देना, मैं आपको इतना ये दे दूंगा, एग्रीमेंट हुआ था और मैंने इसको ये दे दिया है इतना पैसा, उसके बाद अभी आकर मुझे क्या कर रहा है, मेरी पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन आपको मिल जाएगा, इसकी वारंटी होती है सेल में। अनडिस्टर्ब पोजीशन यानी कि आपने कोई फ्रिज खरीद लिया, एसी खरीद लिया, अपने घर ले आए, अब बार बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने आपको बेचा था वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे एसी वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए अपना फ्रिज, मैंने आपको गलती से बेच दिया था या कुछ ऐसा, आप समझ रहे हो, दीज आर थिंग्स। तो ये एक हो गया वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, ठीक है। वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस with reference to section 14 subsection 3 में क्या है, implied warranty of the goods which are in favor of the third party and it is not, and it is not known as the buyer, then they shall be free from any changes and encumbrances. In any case, the buyer come to know about the fact that the time of entering into the contract, then he loses the change of the entitlement of any claim. इसमें ये है कि अगर आपने सपोज एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बेच दिया, एक सेलर है और दूसरा बायर है, थर्ड पार्टी है जो कि ना बायर है ना सेलर है, कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से कोई चेंजेस होते हैं या वो किसी चीज में चेंजेस कुछ करने की कोशिश करता है उस सेल्स एग्रीमेंट में कुछ है, तो ही इज नो वन, थर्ड पार्टी इज नो वन टू डू दैट। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स सोल्ड। अब अगर कोई प्रोडक्ट या गुड ऐसा बेचा है सेलर ने जिसका कि नेचर डेंजरस है, जैसे कि अब आपने, हम गैस स्टोव या गैस सिलेंडर हम खरीदते हैं, एवरी मंथ वी बाय दी गैस सिलेंडर्स फॉर आवर किचन, लेकिन उसका नेचर किस तरीके का है, डेंजरस है। कई बार क्या हो सकता है कि गैस सिलेंडर में भी लीक कर रहा हो, या जो गैस सिलेंडर है वो वैसे तो ठीक ही था उनके हिसाब से, वो ठीक होगा, सिलेंडर ठीक होगा, बट अदरवाइज शायद कुछ एक गलती होने की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से शायद वो लीक कर रहा हो, या सिलेंडर की बॉडी ही इतना खराब हो गई, पुराना हो गया हो कि वो अदरवाइज लीक कर रहा हो, या उसका जो कवर है, कैप है, वो इस तरह से हो गया हो कि चीज वो लीक कर रही हो, सो देन दैट नेचर ऑफ दैट गुड इज डेंजरस है। तो ऐसे गुड्स जिनका नेचर डेंजरस है, वो उसमें जो हमें बेच रहा है, दैट पर्सन हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि अगर हमारा नेचर ऑफ गुड जो है वो डेंजरस है तो हम उसको इस तरह से बेचें कि वो हार्म ना करे जो बायर है, खरीद रहा है, उसको। हम बेकार से सिलेंडर्स की क्वालिटी आपने देखा हो कितनी हार्ड रखी जाती है, कितने हैवी आयरन में वो रखे होते हैं सिलेंडर्स, कितने स्ट्रॉन्ग मतलब एलिमेंट से बनते हैं कि वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रहते हैं और लीक करने का चांस बहुत कम रहता है।
आप देखो कभी लाखों में कोई एक दो सिलेंडर लीक कर गया तो कर गया, और कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया घर में किसी के, तो वो अलग बात है। बट अदरवाइज वो उस चीज को जो बेच रहा है, अगर नेचर ऑफ गुड डेंजरस है, तो इस चीज की हमें वारंटी मिलती है कि फिर वो प्रॉपरली पैक होके आएगा। अगर हम चाकू ले रहे हैं, सपोज हमने नाइफ खरीदा है कहीं मार्केट से, तो वो इस तरह से पैक हो कि उस चाकू से जब हम घर ले जा रहे हैं उसको, तो एटलीस्ट हमारा हाथ नहीं कटेगा, हार्मफुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ऑफ दैट गुड इज डेंजरस, कि हाथ कट सकता है, कुछ हो सकता है। तो खुला चाकू कोई नहीं बेचेगा, इट विल बी कंप्लीटली पैक्ड। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इम्प्लाइड वारंटी में आती है, कि तुम्हारे ऊपर ये मैंडेटरी है, तुम्हें ये करना ही है। इम्पोज्ड, ये इम्प्लाइड इम्पोज्ड वारंटी हो गई उस सेलर के ऊपर जिसका कि जो बेच रहा है उसका नेचर ऑफ गुड इस तरीके का है, डेंजरस है, तो भाई तुझे ढंग से बेचना है, पैक करके रैप करके, ठीक है। ये इम्प्लाइड वारंटीज आ रही है, समझ रहे हो आप? ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड दिस इज नॉट नीडेड और रिक्वायर्ड। आप बताइए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है तो दैट वी कैन लीव। This is all from my end. Let me just click your attendance and then we can leave. आपकी क्लास के बेटा बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, अपने फ्रेंड्स को बोलो अटेंडेंस बाद में शॉर्ट होगी ना, मैं इंटरनल्स में फेल करके भेज दूंगी, अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी, असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं भेजोगे, एमसीक्यूज अटेंड नहीं कर, जो भी तीनों चारों चीजें हैं, इन सब चीजों का जिस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। सो इफ यू गाइज हैव नो क्वेश्चन देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुमारो। There will be no class. I will try to conduct maybe a longer class on Friday, or maybe 2 classes on Friday. ठीक है। सो टुमारो आई विल नॉट बी अवेलेबल, दैट्स व्हाई अभी भी हमने ये वाली क्लास ली है। आज भी हमारी क्लास रह गई थी बिकॉज ऑफ दिस सेमिनार, एंड कल भी हम लोगों की क्लास रह गई थी एमसीक्यूज की वजह से, भी एक बार क्लास रह जाती। सो आई विल ट्राई टू कंडक्ट योर एमसीक्यू मे बी लेटर और नॉट इन द क्लास टाइम और समथिंग, अगर पॉसिबल होगा। ऑल्दो हमारा सिलेबस जो है वो ठीक चल रहा है, सो आई विल नॉट बी वेरी फास्ट विद यू गाइज। थर्ड यूनिट हमारा मोर और लेस एक का टॉपिक और बचा है, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी नहीं है, सो आई विल एंड अप द सेशन देन। ओके, ठीक है देन। Okay, ma'am. थैंक्स प्राची, टेक केयर, बाय बाय बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग।